दोस्तों नमस्कार। जो बीजेपी ने नहीं सोचा, बीजेपी उस रास्ते पर चल पड़ी है। जो आरएसएस ने नहीं सोचा, आरएसएस को उस रास्ते पर चलना पड़ रहा है। मौजूदा वक्त की राजनीति को अगर आपने नहीं परखा तो 2024 के चुनाव के मद्देनजर इस राजनीति को आज समझ लीजिए। भारत की राजनीति बिल्कुल नए रूप और नए चेहरे के साथ भारत के सामने खड़ी है और इसीलिए 2024 का चुनाव बिल्कुल नए तरीके का चुनाव है, या कहें इस चुनाव में इस देश को तय करना है कि 24 के बाद उसे किस रास्ते चलना है। यह चुनाव ना तो इमरजेंसी के बाद के चुनाव सरीखा है और ना ही यह चुनाव मंडल कमंडल की राजनीति के बाद के चुनाव सरीखा है। इस चुनाव के जरिए तो यह भी तय होना है कि 2024 के चुनाव के बाद इस देश को किस रास्ते पर चलते हुए किन परिस्थितियों के साथ खड़ा होना है। और शायद ऐसी राजनीतिक चुनौती, वह भी लोकतांत्रिक परिस्थितियों में, भारत के सामने इससे पहले कभी आई नहीं थी। कांग्रेस के तौर तरीके बदल गए, उनके नेताओं की राजनीति के तौर तरीके बदल गए, बीजेपी के तौर तरीके बदल गए। कल तक वह हो सकता था लिबरल नजर आती होगी, लेकिन आज वह उग्र है, उसके तेवर बहुत कड़े हैं। आरएसएस, उसकी विचारधारा जिस उग्र और कड़े तेवर के साथ उभरती थी, वह खुद को अब उदारवादी बनाने की दिशा में बढ़ना चाहती है। और यह पहली बार है जहां बीजेपी के निशाने पर मुस्लिम भी आए, ईसाई भी आए और सिख भी आए। और यह पहली बार है कि मुस्लिम, ईसाई और सिखों को लेकर आरएसएस अब यह कहने से नहीं कतरा रही है कि हमें चर्च में जाना होगा, हमें मस्जिदों में जाना होगा, हमें गुरुद्वारों में जाना होगा। और इस बात का जिक्र कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि सरसंघचालक मोहन भागवत, जो 3 दिनों के प्रवास पर लखनऊ में उन बैठकों के दौर से यह बात निकल कर आ रही है कि किस तरीके से अब विस्तार की जरूरत है। लेकिन क्या यह विस्तार आरएसएस के विस्तार के साथ इसे जोड़ा जाए, या फिर 2024 की मोदी की सत्ता को बचाने के लिए एक नए मास्टर प्लान की दिशा में आरएसएस के इस कदम को देखा जाए? ये दोनों सवाल आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां किस तेजी से इस देश के भीतर बदली है और गवर्नेंस के तौर तरीकों से बदली है, नीतियों के आश्रय बदली है, सरकार के पूरे सिस्टम के जरिए इस देश के भीतर क्या कुछ हो रहा है, और उसके ठीक सामने खड़े तमाम राजनीतिक दल भी अपनी राजनीतिक जमीन को छोड़कर एक साथ आने को खड़े हो गए। और इस देश के भीतर अब यह सवाल है, उसे वाकई किस रास्ते चलना है। आजादी के आंदोलन के बाद चुनावों के जरिए निकला हुआ भारत, जिस लोकतंत्र के आश्रय इस देश में जी रहा था, क्या उसकी उम्र पूरी हो गई है? क्या यह बिल्कुल नई परिस्थितियों का भारत है जिसमें देश को तय करना है? यहां पर सवाल ना तो राहुल गांधी का है और ना ही सवाल इस देश के भीतर के चुनाव का है। सवाल यह है कि इस दौर में मोदी सत्ता ने जिस रास्ते को पकड़ लिया है और इस देश को वह जिस रास्ते ले जाना चाह रही है, और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ऑरा तमाम नेता, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर या अपने करीबी अमित शाह के भी साथ अब वो खड़े नहीं होते हैं। यह बिल्कुल एक नई धारा है जिसमें हो सकता है आपके जहन में यह बात आए कि दरअसल संसद के भीतर जो राजदंड है, जो सेंगोल है, उसके जरिए हम किसी एम्परर को 2024 के बाद देखेंगे क्या? और क्या आजादी के बाद का लोकतांत्रिक भारत जिन सांस्कृतिक, सामाजिक, बहुआयामी सोच के साथ जीता था, क्या वो अब बदलने के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है? तय तो इस बात का होना है। इसीलिए आप चाहे या ना चाहें, लेकिन आप कहां खड़े हैं यह आप नहीं, वो सामने वाला तय करता है, जिसे यह महसूस हो चला है जो साथ है वो साथ है, जो साथ नहीं है वो हमारे साथ नहीं है। यानी वो कहां खड़ा है यह मायने बिल्कुल नहीं है। यानी एक ही धारा है, एक ही विचार है। और इन परिस्थितियों के भीतर अगर आप दुनिया की राजनीति को भी समझना चाहें तो ऐसी परिस्थिति दुनिया के कई देशों के सामने कई मौकों पर आई है। कई देश दंडवत हो गए, कई देशों ने संघर्ष किया। लेकिन आज पहले जिक्र आरएसएस का, क्योंकि आरएसएस ऐसे मौके पर इस बात का जिक्र कर रही है कि वह गिरजाघर, चर्च और मस्जिद में जाने को तैयार है, वो दलितों के घर में जाने को तैयार है, वो आरएसएस के भीतर महिलाओं को
पद देने को तैयार है। वो गांव गांव शाखा लगाने की तैयारी कर रही है। वो चाहती है कि इस देश के भीतर में आरएसएस का विस्तार कुछ इस तरीके से हो जाए जिसमें बीजेपी ने जो कुछ गंवाया है उस पर वह रफूगिरी कर सके। क्या यह संभव है? और उसकी ग्राउंड जीरो के तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे बेहतरीन जमीन है और शायद इसीलिए लखनऊ में 3 दिन के प्रवास के दौरान सरसंघचालक मोहन भागवत का योगी आदित्यनाथ से मिलना हो या फिर अवध के जितने जिलों के जरिए वहां पर आरएसएस के स्वयंसेवकों के साथ जो उनका अपना मंथन चल रहा हो, वह शायद भारत की राजनीति में एक बदलाव को भी देख सकता है और बदलती राजनीति में कैसे परिस्थितियों को मोदी के अनुकूल संभालना है इसे भी परख सकता है। क्योंकि ध्यान दीजिए, जो प्लानिंग आरएसएस की है वो इस बदलती राजनीति का प्रतीक है। एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन आरएसएस के जरिए लखनऊ के भीतर 3 दिनों तक मंथन अगर योगी आदित्यनाथ के साथ यह सोचकर होता है कि आने वाले वक्त में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को किस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियों के साथ लेकर चलना है, तो दूसरी तरफ यह भी सवाल उठता है कि अब दलितों की बस्तियों में शाखाएं लगाने की जरूरत है। यह जरूरत पहले भी थी, यह जरूरत आज भी होगी और इस जरूरत को लेकर जो ढोल पीटे गए उसकी जरूरत इस दौर में राजनीतिक तौर पर बड़ी क्यों हो गई, यह पहला सवाल है। इस दौर में आरएसएस के भीतर अब महिलाओं को पद देने होंगे। कल तक इस बात का जिक्र था ओबीसी को दिया जाएगा, अब वो शिफ्ट होकर महिलाओं के साथ जुड़ रहा है। यानी यह भी राजनीतिक तौर पर चीजों को कैसे आगे बढ़ाएगा, यह भी मैसेज बहुत साफ है। तीसरी परिस्थिति है कि चूंकि 2025 में 100 बरस पूरे आरएसएस के होंगे। आजादी को लेकर तो प्रधानमंत्री मोदी ने सपना इस देश को दिखाया कि हम विकसित राष्ट्र 2047 में हो जाएंगे, लेकिन आरएसएस का सपना है कि 2025 तक हर गांव में शाखाएं लगने लगे और मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों के बीच आरएसएस पहुंच जाए और उसमें खास तौर पर महिलाओं का योगदान बड़ा हो। राजनीति की इसी परिस्थिति में अगर बीजेपी को लाकर खड़ा कीजिएगा तो आप कहिएगा कि जितनी योजनाएं मोदी सत्ता ने इस दौर में लाभार्थियों को देने के लिए शुरू की, वह तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित समाज का ही जिक्र करते हैं। वो मजदूर हो या रेहड़ी वाला हो, दिहाड़ी मजदूर हो या छोटा किसान हो, वह किसी भी परिस्थिति को जी रहा हो, तो क्या गवर्नेंस के तौर तरीके सिर्फ बताने के लिए थे, उपलब्धियों का खांचा सिर्फ ढोल पीटने के लिए थे? और अब आरएसएस को समझ में आ गया। लेकिन इसके भीतर का सच क्या है? इस दौर में क्या बीजेपी अपने आप को इस रूप में कंसोलिडेट करने की दिशा में बढ़ चुकी है जहां पर उसे पता है कि अब हिंदू या हिंदुत्व के जिस आसरे वो चल रही है उसमें एक बड़ी फौज तैयार हो चली है जिसको गंवाना अब उसके लिए राजनीतिक परिस्थिति में घातक होगा। लेकिन विस्तार अगर रुक जाए तो इस घातक परिस्थितियों को कैसे जिएंगे, इसीलिए आरएसएस नई दिशा से खड़े होकर सामने आती है और वो कहती है हम जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, गिरजाघरों में जाएंगे, चर्च में जाएंगे। इन बातों का जिक्र करने की जरूरत आरएसएस को क्यों पड़ रही है? क्या ये जमीन अपने तौर पर बीजेपी पूरे तरीके से गंवा चुकी है? और वाकई क्या रफू करने की स्थिति में मोहन भागवत हैं? इसके आगे का सवाल यह है कि बीजेपी का विस्तार उसे समझ में आ गया है, राजनीतिक तौर पर अब रुक गया है और संघ अभी तक यह मानता रहा कि मोदी सत्ता में रहेंगे तो संघ का विस्तार तेजी के साथ होता चला जाएगा। लेकिन 2014 में आरएसएस की जितनी शाखाएं इस देश में लगती थी उससे सिर्फ 2000 ज्यादा शाखाएं ही आज लगती हैं। यानी 54,000 से 56,000 तक ही इतने 9 बरस में पहुंच पाए। वजह क्या थी? लोग बीजेपी में जुड़ना चाहते थे, आरएसएस के जरिए बीजेपी में राजनीतिक ताकत पाना चाहते थे, या फिर आरएसएस उनके लिए लोभ का रास्ता था, मुनाफे का रास्ता था, जहां पर वह बीजेपी के करीब पहुंचकर कुछ पालें, कुछ यही सोच चलती रही। शाखाएं 2000 ही बढ़ी और ये 2000 शाखाएं शुरुआती 3 बरस में बढ़ चुकी थी, यानी 2017 तक बढ़ चुकी थी। तो आरएसएस के विस्तार में भी कमी आई। तो क्या अब राजनीतिक तौर पर 2024 में सत्ता चाहिए
और आने वाले वक्त में अपने अनुकूल भारत को अगर बनाना है, इस सोच को लेकर क्या आरएसएस चल पड़ी है? क्योंकि अगर ध्यान दीजिए तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर अवध प्रांत को लेकर ही जो संरचना की गई है उसमें क्या कहा गया। 13 प्रशासनिक जिले हैं, उस प्रशासनिक जिलों में 26 संघ के जिले आते हैं, 174 खंड आते हैं, 1819 मंडल आते हैं और संघ को हर जगह अपने आप को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे अपनी उस विचारधारा को परोसना है जहां पर वो ये मानकर चलती है कि हर कोई हिंदू है और हर कोई हिंदू नहीं है तो भी उसे साथ लेकर खड़ा करना है। लेकिन अगर हर कोई हिंदू होगा तो बीजेपी का वोट बैंक विस्तार नहीं पा सकेगा। इसे बीजेपी समझ चुकी है और अब वो वापस लौट नहीं सकती है। इसीलिए एक लंबी फहरिस्त है, वो अनुराग ठाकुर से भी शुरू हो सकती है, जब वह गोली मारो के नारे लगा रहे थे लेकिन वह मंत्री बन गए। इस दौर में जिन जिन नेताओं का आप जिक्र कीजिएगा उनकी एक लंबी फहरिस्त है। इस दौर में ब्रजभूषण सिंह भी हैं, इस दौर में टेनी भी हैं, इस दौर में रमेश भिदोड़ी भी शामिल हो गए हैं। तमाम नेता, ऐसे कई नेता, इस दौर में प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी आपको नजर आने लगेगी। इस दौर में आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए वो नेता भी याद आएंगे जो दिल्ली के दंगों के दौरान बड़े ही कट्टर रूप में उभर कर सामने आते हैं। ये परिस्थिति बतलाती है कि बीजेपी जिस रास्ते को पकड़कर जिस राजनीति को साधने निकल चुकी है, अब वहां पर उसकी साख और उस पर लगे हुए स्टेक, इसको वो गंवाएगी तो उसको अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी होगी। इसीलिए वो पीछे लौट नहीं सकती है। अब पीछे नहीं लौट सकती है तो क्या होगा? तो विस्तार कौन करेगा? तो विस्तार आरएसएस करेगी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के साथ जो संवाद हुआ वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को साथ मिलाकर अयोध्या में राम मंदिर और खासतौर से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कैसे चीजों को डेवलप किया जाएगा, इसको लेकर भी हुआ। धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर भी चर्चा हुई। सवाल दो ही निकल कर आए, आरएसएस के बगैर बीजेपी का विस्तार संभव नहीं है। दूसरा सवाल, बीजेपी अपने आप में इतनी कॉन्सोलिडेट हो चुकी है कि अब उसके सामने मुश्किल यह है कि वह चुनाव जीते तो कैसे जीते। लेकिन इसके अगला सवाल है कि ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, और शायद इसी परिस्थिति को खोजना है कि 2024 को लेकर भारत की राजनीति करवट क्यों ले रही है, यह ट्रांसफॉर्म की स्थिति में क्यों आकर खड़ी हो गई है। और अगर आप इसे परखना शुरू करेंगे तो एक के बाद एक मोदी दौर की घटनाएं जो भी चीजें इंगित करें, इसके ठीक समानांतर हमें लगता है कि राहुल गांधी की उस परिस्थिति को समझना होगा जहां पर वह मिनिमलाइज खुद को कर देते हैं, यानी हमें कुछ नहीं चाहिए। और जब आप इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो हो सकता है आपके जहन में उस दौर में महात्मा गांधी की किताब माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ भी याद आ जाए। महात्मा गांधी को आप दरकिनार कर नहीं सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश में महात्मा गांधी की जो विचारधारा है वह खुद को मिनिमाइज कर देती है, सबसे कम में ले आती है। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर विक्रम हैं, वो इस बात का जिक्र बड़ी बाखूबी करते हैं कि देखिए दुनिया भर के भीतर लिंकन को याद कर लीजिए, मंडेला को याद कर लीजिए, लूथर किंग को याद कर लीजिए, यह लोग अपने आप को मिनिमाइज में ले गए और ऐसा नहीं था कि यह अपने आप को सत्ता चाहते थे। राहुल गांधी की परिस्थिति क्या उस मिनिमाइज के साथ जुड़ गई है जहां पर गांधी की फिलॉसफी सबसे बड़ी हो गई और कांग्रेस इस बात को समझने लगी कि जिस दौर में उसने भोग विलास का साथ दिया, सत्ता की ताकत के साथ खूब अहंकार को पाला, कांग्रेस जनता से कटती चली गई। तो राहुल की पूरी राजनीति, राहुल चाहते तो आलीशान तरीके से रह सकते हैं, 5 सितारा तरीके से रह सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है? महात्मा गांधी ने एक धोती पहनी तो इन्होंने भी अपने तौर पर एक टी शर्ट को अपना लिया। कहीं बैठ गए, कहीं भोजन कर लिया, जहां कर लिया उसी के साथ गले मिल लिए। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो लोगों के दिमाग को हॉन्ट करती है कि दरअसल आने वाले वक्त में क्या हमको उस राजा के साथ खड़े होना है जो राजा कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, या फिर ऐसी परिस्थिति को जीना है जहां पर जनता के भीतर यह सवाल आए कि वो बहुत कुछ है और उसी को इस देश को बनाना है। यह कोई आसान बात नहीं है कि 2 दिन पहले राहुल कुलियों के बीच नजर आए और मैसेज उससे यह निकल कर आए कि दरअसल कुली तो मजदूर है और कोई मजदूर ही इस देश में मजदूर के एम्प्लॉयमेंट की बात को सोच सकता है। किसी
टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए शख्स के साथ बैठे वो मिस्त्री ही क्यों ना हो, वह मोटरसाइकिल को टाइट कर रहा हो या कार को टाइट कर रहा हो, उसके जरिए निकल कर आए कि वह होंडा कंपनी बनाने वाला शख्स भी तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा था, मजदूरी कर रहा था। ये कैसी किसान के साथ जुड़े तो क्या किसानों के जरिए यह बात निकल कर आए कि किसान को लेकर इस देश में सवाल क्यों होते हैं, और किसान अपने अनाज की लागत भी ना निकाल पाए तो किसान लागत कैसे निकाले, और किसान से बेहतर अडानी तो नहीं सोच पाएंगे। जो एग्रीकल्चर को लेकर 3 रिफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी ले आए कहते हुए कि देखिए सुधार इसी से होगा, वह तो कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी है। यहां पर तो ह्यूमन रिसोर्स की इकोनॉमी को सामने राहुल गांधी लाना चाहते हैं और खुद को उन्होंने मिनिमाइज कर दिया है। तो क्या ये एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति इस देश में आकर खड़ी हो गई जहां पर हर किसी की सोच और राजनीति बदल रही है? आरएसएस को भी अब समझ में आ गया कि वह मोदी के भरोसे जिस रास्ते चल रही थी उसमें मोदी ने तो बीजेपी के भीतर इतने सुराख कर दिए कि अब उन सुराख पर अगर रफूगिरी नहीं की गई तो आने वाले वक्त में सिकुड़ती चली जाएगी बीजेपी भी, और आरएसएस का विस्तार भी कतई नहीं होगा। तो क्या ये राजनीति की बिल्कुल एक नई जमीन इस देश के भीतर तैयार हो रही है? हमें लगता है कि इसको समझने से पहले 2-3 बातें और समझिए, क्योंकि अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी होते होते उनका अपना ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ है, कई मौकों पर अब आप देखेंगे वो बिल्कुल अलग नजर आते हैं। और इस देश की क्वालिटी रही है कि वो सबको साथ लेकर चलता है, इसीलिए भारत की पहचान फैमिली या परिवार के साथ होती है। लेकिन भारत के भीतर G20 के भीतर भी लोगों के क्या उनके साथ जुड़ाव था या उनका पार्टिसिपेशन क्या था? दिल्ली एक कर्फ्यू में तब्दील हो गई, लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, जबकि इससे पहले कॉमनवेल्थ में कई बड़े प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय भारत के भीतर हुए, लेकिन लोगों का पार्टिसिपेशन रहता था क्योंकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इस देश के भीतर रहा। लेकिन इस दौर की राजनीति ने एक नया पाठ देश को दिया कि हम ही सारी परिस्थितियों को जी रहे हैं और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है तो दूसरी तरफ एक दूसरी विचारधारा निकली जिसमें समानता का जिक्र है, मानवीयता का जिक्र है, सभी को साथ लेने का जिक्र है। ये दो परिस्थिति जब टकराने लगी इस दौर में आकर, और राहुल गांधी इस दौर में एक राजनीतिक तौर पर नए तरीके से उभरे, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या मोदी के सामने खड़े हैं, यह सवाल भी इस दौर में गायब हो गया। यह ठीक वैसे ही गायब हो गया जैसे आरएसएस सोचती है कि वो मस्जिद में चली जाएगी और वहां के लोग साथ खड़े हो जाएंगे। जो कुछ हुआ नॉर्थ ईस्ट में उसके बाद उसे लगता है वो गिरजाघर या चर्च में चली जाएगी, सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे, या गुरुद्वारे के भीतर भी उसको ऐसा महसूस होता है। ये अब सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत को इस चुनाव को लेकर खुद को तय करना है कि वो कहां खड़ा है। और ये परिस्थिति कोई पहली बार सामान्य तौर पर नहीं बनी है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वह एक ऐसे टेस्ट के तौर पर इस देश के सामने खड़ा हो चला है। और बड़ा सवाल यह हो चला है कि क्या इस देश को 2024 के चुनाव से तय होना है कि उसकी दिशा क्या होगी। क्योंकि ध्यान अगर आप दीजिएगा, आप सनातनी हैं या आर्य समाजी हैं, आप किस हिंदुत्व के खांचे में किस तरीके से खड़े हैं, भारत की राजनीति का यह भी हिस्सा हो गया जो कल तक होता नहीं था। कोई नमाज कहां पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, यह भी राजनीति का हिस्सा हो गया। चर्च के जरिए धर्मांतरण हो रहा है और उसके जरिए जो पाठ है वो वेस्टर्न पाठ है, और हमारे स्कूल जो हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं, जो आरएसएस की शाखाओं के जरिए भी चलते हैं, यह भी राजनीति का हिस्सा हो गया। इस देश के भीतर जो सहकार और साहूकार था वह भी लव जिहाद के दायरे में आया, और भारत के भीतर सामाजिक तौर पर जिंदगी जीने की परिस्थिति भी उस राजनीति के हिस्से में जाकर समा गई जिसके जरिए तय होना है कि आने वाले वक्त में किस भारत को आप चाहते हैं। क्या राजनीति इससे पहले कभी ऐसी थी? और अगर नहीं थी और अगर इस वक्त है तो क्या यह कहा जा सकता है कि भारत के भीतर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अगर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो सवाल सिर्फ सत्ता के लिए उनका बदलना नहीं है।
इस देश के भीतर की परिस्थितियों में जो एक आम आदमी या जनता है वह इस बात को महसूस कर रही है और कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्षेत्र दर क्षेत्र यह सवाल बड़ा होते जा रहा है कि आखिर भारत को किस दिशा में जाना है। इस देश के साथ एक लंबी प्रक्रिया है क्षत्रपों की भी, जिन्होंने अपने वोटरों को धोखा किया या अपने राज्य में सत्ता में आने के बाद भी कोई उनका भला नहीं किया। उसकी आधुनिक परिस्थिति केजरीवाल के साथ भी आप जोड़ सकते हैं, जहां पर उनके साथ भी राजनीतिक धोखा हो गया। जिस परिवर्तन और एंटी करप्शन को लेकर पूरी धारा चल रही थी वह एक झटके में उस पारंपरिक राजनीति में तब्दील हो गई जहां सत्ता के लिए ही राजनीति की जाए। तो क्या यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने एक ऐसी लकीर खींची जो सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि इस देश को तय करने के लिए राहुल गांधी ने अपने आप को पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट में तब्दील कर दिया? कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को समझिए, और वो इंस्ट्रूमेंट उनका खुद का नहीं है, वो महात्मा गांधी के उस राजनीतिक प्रयोग का है जिसको मात देने के लिए उस दौर में भी आरएसएस मात नहीं दे पाई, हिंदुत्व की लकीर खींचे हुए हिंदू महासभा मात नहीं दे पाई, और उस दौर में मुस्लिम लीग भी मात नहीं दे पाई। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति एक बार फिर आकर खड़ी हो गई है? यानी आजाद भारत के बाद की राजनीति और आजाद भारत को आजादी के साथ खड़े होने के दौर का आंदोलन, मौजूदा राजनीति इन दोनों पक्षों को एक साथ 2024 के चुनाव में कहीं देख तो नहीं रहा है, और अगर देख रहा है तो इसमें एक आम आदमी की, इस जनता के भीतर एक सामान्य जन की जो वोटर है उसकी भूमिका किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी नेता से कितनी बड़ी हो सकती है या कितनी बड़ी होगी, यह सिर्फ अभी आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस पे सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।